सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाथ टू यूपीएससी। सो फाइनली वो हो ही गया जिसके लिए सारे प्रोटेस्टर उतने दिन से लगे हुए थे। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और वो कंट्री छोड़ के यहाँ इंडिया में इंडिया के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड कर चुकी हैं। और अभी पूरा का पूरा कंट्री अटर केओस में है। और इस सिचुएशन में वहाँ की जो मिलिट्री है उसने पूरा कंट्रोल ले चुका है। और अभी प्रोटेस्ट को किसी भी तरह करके शांत कराने की कोशिश की जा रही है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने यूके में असाइलम के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में भीड़ उनके पीएम के रेसिडेंस में आ गई थी और पूरा का पूरा कर्फ्यू ऑर्डर को ही डिनाई कर दिया था। उसके बाद आर्मी चीफ ने वहां पे नेशन को एड्रेस किया, उन्होंने इनके रेजिग्नेशन को कंफर्म किया और ये मांग की जा रही है अभी कि एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। तो एन इंटरिम गवर्नमेंट इज टेकिंग शेप इन बांग्लादेश अ डे आफ्टर शेख हसीना रिजाइन। तो इसी के लिए आज अर्लियर इन द डे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। और हम जिस ये जो इंसिडेंट हुआ हसीना गवर्नमेंट के फॉल डाउन का और आर्मी के टेक ओवर का, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरीके से पड़ेगा और इंडिया इसे किस तरीके से रिएक्ट करेगी। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि वहां से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने हिंडन एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन जो कि दिल्ली में है वहां पहुंची थी। तो हम पहले ये जानेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट है क्या और क्यों इतने अमाउंट में स्टूडेंट्स और सारे आदमी पहुंच रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतनी वायलेंस हो रही थी। तो इन सब का स्टार्टिंग होता है द कोटा फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। खैर इसका स्टार्टिंग आज से नहीं, ये आग की चिंगारी आज से 2-3 साल पहले से ही लगी हुई थी। क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा लोगों के राइट्स को सप्रेस किया जा रहा था और पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही थी, तो लोगों के अंदर ये चीज बनी हुई थी पिछले 2 से 3 सालों से। बट यहाँ पे क्या चीज इग्नाइट किया वो था एक कोटा सिस्टम। जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ था, उस टाइम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके फैमिली वालों के लिए एक कोटा स्टार्ट किया गया था। तो वहां पे इस इंसिडेंट के बाद सारे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स में ये सिस्टम आ गया था कि फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली वाले को हम कुछ रिजर्वेशन देंगे। तो वहां की प्राइम मिनिस्टर हसीना और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज अवामी लीग पार्टी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। और प्रोटेस्टर्स का ये सिंपल सा डिमांड था कि अब हमें नहीं झेलना है और हमें रेजिग्नेशन चाहिए ऑफ हसीना, और ये हमारा एक सिंगल पॉइंट प्रायोरिटी है। While the government alleges that the Bangladesh National Party and the now banned Jamaat-e-Islami is behind the agitation, मतलब कि अवामी लीग का ये कहना था कि इन सबके पीछे उनकी जो अपोजिशन पार्टी है दैट इज की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उनका हाथ है और जमात इस्लामी जो ग्रुप है उसका हाथ है। बट ये प्रोटेस्ट आज से नहीं, पिछले ये तो एक सिचुएशन हो गया फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। शेख हसीना के खिलाफ ये जो लोगों के अंदर आग थी वो बहुत पहले से चले आ रही थी। और साथ ही साथ इस प्रोटेस्ट के साथ क्या हुआ, बहुत सारे वायलेंस किलिंग्स हुए, 150 लोगों की जान चली गई इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फायर फाइटिंग की कोशिश की और इस सारे कोटा सिचुएशन को सिरे से खारिज कर दिया कि ये तब तक के लिए अभी नहीं लागू होगा। लेकिन फिर से जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद एमएस हसीना का रिजिग्नेशन के लिए सारे के सारे अवाम जुटना स्टार्ट कर गए थे, क्योंकि उनके रूल में हालांकि बहुत सारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है बांग्लादेश ने, बट बहुत सारे एक्सेसिव यूज ऑफ वायलेंस भी देखा है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद होते हुए देखा है, इंटरनेट क्लैम्पडाउन होते हुए देखा है। जितने भी एजुटेशन थे स्टूडेंट्स के, उनको किस तरीके से बंद किया जाता था ये भी वहाँ के लोगों ने देखी थी। तो ये उनके अंदर की जो आग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये इस रूप से मैसिव मॉब का जो प्रोटेस्ट हुआ वो वहाँ के रेसिडेंस में घुस गई। और अभी तो आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंट्स के फ्रिज कोई लेके जा रहा है, कोई कूलर लेके जा रहा है, कोई खाने का सामान लेके जा रहा है। तो ये अटर केओस वहाँ पे फैल चुका है। हालांकि मिलिट्री अब बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, बट धीरे धीरे अभी उसे कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा। ये 150 पीपल का जो डेटा है ये तो अब पुराना हो चुका है। जो अभी रिसेंट के न्यूज आ रहे हैं वहां पे अब देखा जा रहा है कि ये किलिंग्स 300 टू 400 तक पहुंच चुकी है। हालांकि उनके रिजिग्नेशन के बाद इसमें कुछ गिरावट आई है और आर्मी ने बहुत अपने हद तक कोशिश की है। बट हमें ये देखना होगा कि आखिर ये ऐसा क्या हो गया था कि बांग्लादेश में इस लेवल तक पहुंच गया था प्रोटेस्ट।
क्या-क्या कारण थे? तो रीज़न था हसीना का जो एस्किज़ॉइड रूल है। अब एस्किज़ॉइड का मतलब क्या होता है? ये एक आर्टिकल से मैंने लिया है जो द हिंदू में आया था और एस्किज़ॉइड का रूल होता है कि जिसमें आप पर्सनल रिलेशनशिप पे कोई ध्यान नहीं देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को इकोनॉमिकली खुश कर सकते हो, तो वो लोग आपसे पूरा का पूरा सैटिस्फाइड हो सकते हैं। तो बांग्लादेश में भी हमने यही देखा कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया था बांग्लादेश ने। क्योंकि ये एक ऐसे लीडर के तौर पे उभर के आ रही थी, जिन्होंने बांग्लादेश को बहुत नीचे से बहुत ऊपर लेके गया था। कंट्री का जो जीडीपी पर कैपिटा था, वो इंडिया को भी 2023 में सरपास कर गया था। उनके गवर्नमेंट को बहुत सारे क्रेडिट मिलते हैं इकोनॉमिक मेजर्स लेने के लिए, जैसे कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रिमोट विलेजेस तक पहुँचाने के लिए, हाईवेज़ बिल्ड करने के लिए, रेलवे लाइन्स और पोर्ट्स। बट बात आ जाती है यहाँ गवर्नेंस की। क्या गवर्नेंस में सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही मायने रखता है या नहीं? हम अगर ये चार्ट देखें, तो ये अलग-अलग कंट्रीज़ के जीडीपी पर कैपिटा का चार्ट है, 1963 से 2023 तक का। तो हम देख सकते हैं ये श्रीलंका है और ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये है बांग्लादेश। ये इंडिया के पार सरपास कर गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे ओवर द ईयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। वैसे ये एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो इंडिया से भी बहुत ऊपर आ चुका था बांग्लादेश का। बट कंट्री में सबको गुस्सा इस बात का था कि इवन दो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है बट डेमोक्रेटिकली रिग्रेशन हो रहा है। लोगों के आवाज को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बहुत फोर्सफुली उनको दबाया जा रहा था। क्योंकि अगर ये एक सर्वे का डेटा है, जिस सर्वे में लोगों से अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि वाज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड फ्री एंड फेयरली? क्या जो इलेक्शन था वो फ्री एंड फेयर था? तो अगर हम देख सकते हैं 2013 में जिसका वैल्यू 3 था, वो 2024 आते-आते 1 तक आ गया था। सिमिलरली क्या इलेक्टोरल लॉज़ इम्पार्शियली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? इलेक्टोरल लॉज़ का मतलब हुआ वो सारे लॉज़ जो इलेक्शन के समय लिए जाते हैं। तो इसमें भी फॉल डाउन था। सेम राइट टू ऑर्गेनाइज इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी डाउन। क्या अपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पोल्स के थ्रू वो पावर में वापस आ सकते हैं? तो ये लोगों का मानना था कि नहीं, अब अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरे के पूरे एकदम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या मीडिया इंडिपेंडेंस है या नहीं, उसमें भी डाउन। क्या लोग अपने व्यूज को बिना डर के फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं? वो भी डाउन। ये 2013 से टोटल डाउन जा रहा है। क्या फ्रीडम ऑफ असेंबली है? नहीं। क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी रह चुकी है? उसमें भी सारा डाउन। तो हम ये देख सकते हैं सारे ग्राफ जो कि हम किसी भी कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिनोट करते हैं, वो नीचे जा रहे थे। और इसी का ये परिणाम हुआ कि जो 76 ईयर ओल्ड की थी, वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो लगातार 4 कंसेक्यूटिव टर्म इस बार पूरे किए थे जनवरी में, उनको इस तरीके का प्रोटेस्ट झेलना पड़ा कि उन्हें आखिरकार अपने देश से बाहर भागना पड़ा। और अभी वो यूके में अपना असाइलम को ढूंढ रही हैं, तब तक वो फिलहाल हमारे इंडिया में है। अब हमें ये देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट इंडिया के फॉरेन रिलेशंस पे क्या पड़ता है और अलग-अलग स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ग्लोबली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यूएसए, चाइना, इन सब का क्या इसमें अब रोल होने वाला है, ये हम आगे देखेंगे जैसे-जैसे हर एक दिन की न्यूज़ आते रहेगी। क्योंकि अभी तो ये तुरंत मामला गर्म है। अभी सारे लोग सिर्फ अपना खुद का कुछ ना कुछ ट्वीट कर सकते हैं। बट ऑन ग्राउंड इसका क्या रोल होता है इन द बिगर इम्पैक्ट, ये हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। सो यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, न्यूज़ और कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट इज़ इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड मेनी मोर।